हेलो गाइस, आज हम लोग समावेता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया रहता है। समावेता जल्दी समझ में नहीं आती है बच्चों को, तो आज इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम समावेता, वास्तव में ये समावयवता लिखा जाता है, समावयवता। तो इसमें कैसे क्या करना है, देखो समावेता इंग्लिश में इसका नाम है आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो उसमें यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र और उसके अभिविन्यास ये अलग अलग होते हैं। देखने में अणु सूत्र एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन जब उसके संरचना बनाते हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं। यानी कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं अथवा अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, समावेता कहते हैं। चलो देखते हैं इसमें कैसे है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक एल्केन ले रहा हूं, C3 है और H6 है। ये वास्तव में क्या है, प्रोपेन है। देखते हैं इसका प्रोपेन में क्या हो जाता है। ये प्रोपेन है आपका। प्रोपेन में जब इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो ये आ जाएगा CH3 CH और एक CH3, ऐसा कुछ आएगा इसमें। तो ये इसमें संरचना चेंज नहीं हो सकती है, यहाँ CH2 रहेगा। मैंने यहाँ CH इसलिए लिखा था कि ये सब अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी और संरचनाएं हम नहीं बना सकते हैं। तो मैं दूसरा कंपाउंड लेना चाह रहा हूँ, C4H8 लेना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना, प्रोपेन में भी नहीं बनेगा, एथेन में भी नहीं बनेगा और मेथेन में भी नहीं बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं क्या क्या नहीं बन पाते हैं। जैसे CH4 है, इसमें भी नहीं बनेगा। C2H6 है, इसमें भी नहीं बनेगा और इस वाले में भी नहीं बनते। ये समावयवियों को नहीं शो कर पाता है। तो हम क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ये आपको पता है ब्यूटेन है। ब्यूटेन में क्या करना पड़ेगा हमें कि अब संरचना बनानी शुरू करते हैं। तो CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है और ये CH3 हो गया। देखो ध्यान से, कार्बन इसमें 4 है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गए हैं। तो कार्बन 4 है, ब्यूटेन बन गया और बाकी H के आप गिन लीजिए, पूरे के पूरे 8 हो जाएंगे। 3 और 3 6 और 2 ये 3 3 6 4 दूनी 8 2 10 होगा बच्चों। यहाँ पे ब्यूटेन में यहाँ पे 10 आएगा। तो देखो 3 और 3 6 और 4 10 हो गए हैं। इसका मतलब सही है ये। इसका नाम हम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन लिखते हैं इसको, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन इसको पढ़ते हैं। ये एक संरचना थी। दूसरी संरचना के लिए जरा देखिए, CH3 है, यहाँ CH ले लिया, एक ऊपर CH3 कर दिया और एक साइड में हमने CH3 ले लिया। तो इस केस में क्या हो गया कि ये जो है नॉर्मल न रह करके एक साइड चेन और आ गई है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये जो है आइसोब्यूटेन हो जाएगा। इन दोनों में ध्यान से देखिए, संरचना सूत्र ये दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन अणु सूत्र इसका यही है C4H10। यानी C4H10 क्या हुआ, ये C4H10 ब्यूटेन बोल रहे हैं जिसको, ये अणु सूत्र हुआ इसका, लेकिन संरचनाएं इसकी दोनों भिन्न भिन्न आ रही हैं, इसलिए इनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं और इनके रासायनिक गुण भी आपके भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं। और ये जो समावयता बन रही है, मतलब ये जो गुण है, इस गुण को कहते हैं समावयता। तो चलते हैं आगे, देखते हैं जरा और उदाहरण क्या क्या बनते हैं। इसके उदाहरणों को भी लेकर के चलना है हम लोगों को। दूसरा उदाहरण आता है पेंटेन का। तो पेंटेन का जो सूत्र होता है C5H 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ये C5H12 है, ये इसको हम पेंटेन पढ़ते हैं। ये पेंटेन है, इसके हम समावयवी बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी चेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और एक और CH2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका पेंटेन है, लेकिन नॉर्मल चेन है।
इसलिए इसको हम नॉर्मल पेंटेन पढ़ते हैं, यहाँ एन पेंटेन लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? नॉर्मल पेंटेन, यानी सीधी श्रृंखला इसकी बन रही, कोई भी साइड चेन नहीं आ रही है, नॉर्मल चेन है, इसलिए इसको हम नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। अब इसमें एक साइड चेन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, और एक यार यहाँ CH2, तो 1 2 3 और एक 4 और 5वां यहाँ हो गया CH3। ये आपका एक साइड चेन आ गई है, इसमें नॉर्मल चेन में एक साइड चेन जुड़ चुकी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया, फिर आइसो, आइसो पेंटेन। इसमें एन से मतलब नॉर्मल है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आइसोपेंटेन में क्या होगा? एक साइड चेन आ गई। जब भी इस पूरी श्रृंखला में अगर कोई साइड एक चेन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो शब्द से यूज करते हैं। तो चलते हैं आगे, दोनों तरफ अगर हो जाती है तब क्या हल होगा? ये CH3 है, यहाँ C है, एक CH3 ऊपर आ गया, दूसरा CH3 नीचे आ गया और एक और CH3 यहाँ पर आ गया है। ये अब दोनों तरफ आ गई इसकी चेन, तो दोनों तरफ वाले को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं नियो पढ़ते हैं इसको। ये हो जाएगा नियो पेंटेन। मतलब ये हुआ कि इनका जो अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं इसको। इसको हम अणुसूत्र भी बोलते हैं बच्चों हिंदी में। ये अणुसूत्र C5H12 ही है, एक ही है इसका, लेकिन संरचनाएं इसकी अलग अलग है। ये संरचना अलग है, ये संरचना अलग है इसकी, ये संरचना अलग है, तीनों संरचनाएं इसकी अलग अलग है, यानी अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। तो इन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं इनको। लेकिन ये जो गुण होता है, इस गुण को कहते हैं समावयता। थोड़ा आगे चलना पड़ेगा हमें, और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको, तो देखते हैं और थोड़ा सा समझ में आना चालू हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, जरा वो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये आपका दिखाई दे रहा है H है, C है, डबल बॉन्ड है, C है, और यहाँ H है, और यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर भी COOH है। ये दोनों में COOH एक ही तरफ है, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलेइक एसिड। और यही अगर COOH इधर हो गया और CH इधर आ गया, और ये ऐसे रहने दिया COOH, इसका नाम हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कार्बन के 4 हो गए, तो अणुसूत्र जो लिखेंगे वो कार्बन का तो 4 हो गया, देखो ध्यान से। और ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन भी 4 है इसमें, O4 है, और H के गिन लीजिए 1 2 3 4, H भी 4 है आपका, यानी C4H4O4 हो गया। तो अणुसूत्र जो है इसका समान, संरचना सूत्र भी लगभग समान है इसमें, लेकिन इनके अभिविन्यास अलग अलग हैं। इस वाली फॉर्म को हम सिस फॉर्म कहते हैं, सिस फॉर्म। हिंदी में इसको समपक्ष रूप कहते हैं, समपक्ष रूप कहते हैं इसको। और ये जो है ट्रांसफॉर्म कहलाती है, हिंदी में इसको विपक्ष रूप कहते हैं, विपक्ष रूप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अथवा उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और इस गुण को जो ये प्रदर्शित करते हैं, समावयता कहते हैं। चलो हम चलते हैं समावयता के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। कितने प्रकार की होती है जानते हैं। समावयता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। इसके जो प्रकार लिए गए वो 2 प्रकार की होती है। देखते हैं जरा दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारे पास संरचनात्मक समावयता, संरचनात्मक समावयता, और इसको हम त्रिविम समावयता कहते हैं।
इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चरल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये जो है त्रिविम समवेतता को स्टीरियो बोलते हैं। इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे इनके, तो चलते हैं देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहां मैंने दिया था आपको C5 या C4 ले लीजिए, C4H10 का उदाहरण लिया था मैंने। इसमें C4H10 यानी ब्यूटेन का उदाहरण लिया गया था। ब्यूटेन में क्या हुआ था, CH3 था, CH2 था और एक और CH2 था और यहाँ पे CH3 आ गया था। तो ये क्या हो गया था, इसको हम बोलते थे नॉर्मल ब्यूटेन। और इधर क्या हो गया है, CH3 CH, ऊपर एक चेन आ गई थी और इधर तो अपनी नॉर्मल चेन थी। इसको हमने क्या कहा था, ये कहा था इसको आइसोब्यूटेन। तो ये जो उदाहरण थे ये थे संरचनात्मक समवेतता के। और इधर स्टीरियो में मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था वो ये था एग्जांपल HCCOOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड HCOOH। और इसका नाम जो था आपको पता ही है, क्या नाम था इसका, मैलेइक एसिड। इसका मैलेइक एसिड था और फॉर्म कौन सी थी, ये सिस फॉर्म थी, मतलब समपक्ष रूप था। इसको हम सिस फॉर्म को बोलते हैं। ये सिस फॉर्म हो गया और यानी समपक्ष वाला रूप है। और विपक्ष वाले को ये भी बना सकते हो आप, ये जो है फ्यूमेरिक एसिड है, यानी इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। विपक्ष रूप कहते हैं इसको। ये वाला समपक्ष रूप है क्योंकि दोनों एक ही तरफ हैं COOH इसके, और इसमें H वाले भी दोनों एक ही तरफ है, लेकिन इसमें COOH जो है वो विपरीत दिशा में, इसको हम ट्रांस बोलते हैं या विपक्ष बोलते हैं। ऐसे H भी देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि त्रिविम समवेतता ये दोनों समवेतताएं दो हिस्सों में बटी है, ध्यान रखना। पहली क्या थी, संरचनात्मक समवेतता थी। दूसरी क्या थी, त्रिविम समवेतता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो ये उदाहरण आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये आपका त्रिविम समवेतता का है, इसमें केवल अभिविन्यास चेंज है, संरचना सूत्र नहीं चेंज है, संरचना सूत्र सेम है लेकिन इसके अभिविन्यास चेंज है इसमें। यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम लगे हैं वो विपरीत दिशाओं में एक में लगे हैं और दोनों में एक ही तरफ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ संरचना सूत्र ही अलग हो जाती है। तो ये जिसमें संरचना सूत्र यानी संरचनाएं अलग अलग हो जाएं उसको हम कहते हैं संरचनात्मक समवेतता। और जिसमें संरचना सूत्र तो सेम रहे लेकिन उसमें अणुओं का अरेंजमेंट जो है यानी उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं हम त्रिविम समावयवी। और इन यौगिकों को कहते हैं त्रिविम समावयवी और इस गुण को कहते हैं त्रिविम समावयता। अब हम क्या करेंगे, हर एक के पार्ट्स को जानना चालू करेंगे। पहले संरचनात्मक समवेतता कितने प्रकार की होती है और त्रिविम समवेतता कितने प्रकार की होती है, फिर उन प्रकारों को पढ़ना चालू करेंगे। तो देखते हैं बच्चों पहले क्या क्या आता है इसके अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संरचनात्मक समवेतता। इसको वैसे हल्का सा एक उदाहरण बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी जो है अब उन यौगिकों को लेते हैं जिनमें संरचनाएं हमारी अलग अलग होती हैं। देखते हैं जरा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, अभी आपको एग्जांपल देके दिखाया था, तो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं C5H12 का। पेंटेन है ये वास्तव में। तो पेंटेन में क्या हो गया, पेंटेन को जरा ढंग से देखेंगे आप। ये सिंपल करके दिखाया था मैंने, CH3 CH2 और एक और CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया और 5 वाला यहाँ हो गया और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, हर एक जगह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी जरूरी है। यदि कहीं नहीं पूरी हो रही है तो इसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग कि हाँ यहाँ की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे है। ये तो आपकी नॉर्मल चेन आ गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको।
इसको, ये क्या चीज हो गया, नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब इसमें एक साइड चेन ले आते हैं, तो CH3 हो गया, CH ऊपर CH3 कर दिया हमने और नीचे CH2, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया। देखो हालांकि पीछे मैं बता चुका हूं संरचना को, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, एक साइड चेन जब आ जाती है तो इसको हम आइसो पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब क्या होता है, ये जो चेन है वो दोनों तरफ आ जा रही है, यानी इधर भी आ रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है और ऊपर की तरफ भी आ रही है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ होगी, लेकिन कार्बन फिर भी आपके 5 ही हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन वाले हो गए, पेंटेन ही है आपका। और चूंकि संरचनाएं दोनों तरफ आ गई तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ आइसो आ रहा तो इसकी जगह पे नियो आ जाएगा, तो इसका नाम जो आ जाएगा क्या आएगा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या हो जाएगा, ये नियोपेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये संरचनात्मक समावयता आपकी चलती है। इसके थोड़े से और एक आधे उदाहरण दिखाना चाहूंगा मैं, तो वो उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरे उदाहरण भी आएंगे आपके, क्यों नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं मैं, ये है आपका CH3 और CH2 और यहां पर OH आ गया। ये इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल या हिंदी में इसको एथिल अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, इसका हम कुछ ऐसा कर देते हैं। देखो यही अल्कोहल है आपका और ये जो है ये डाईमिथाइल ईथर कहलाता है। क्या है ये, डाईमिथाइल ईथर। तो इसमें हुआ क्या बच्चों, इसका संरचना सूत्र अगर ध्यान से देखो तो ये अलग अलग हो गया है, लेकिन अणु सूत्र कार्बन के 2 ही हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो 2 3 5 और एक 6 है और एक ऑक्सीजन है। ये आपका क्या है, अणु सूत्र, मोलेकुलर फार्मूला। तो मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन संरचनाएं इसकी अलग अलग है। ये जो है अल्कोहल है आपका और ये क्या चीज है, ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर यानी दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न हो गई, यौगिक भिन्न भिन्न हो गए, इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो गए। तो ये यौगिक संरचनात्मक समावयता में आ जाते हैं। तो समावयता को समझना पहले जरूरी है, फिर उसके प्रकारों को आप लोग जानेंगे। चलते हैं दूसरे और पड़ाव पे चलते हैं, इनके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं मैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं मैं, ये है CH3 CH2 CHO। इसका नाम है प्रोपेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, तो प्रोपेल्डिहाइड हो जाएगा ये, प्रोपेल्डिहाइड। लेकिन बच्चों इसका संरचना सूत्र ये भी तो हो सकता है, CH3 CO और ये CH3। देखो इसमें अणु सूत्र मैं यहां लिख करके दिखा रहा हूं। C के 3 है, देखो 1 2 3 है। H के कितने हैं, 3 यहां तो 5 और एक 6। H के 6 है और एक ऑक्सीजन है। अब C3H6O है, तो ये वास्तव में क्या है, एक तो एल्डिहाइड है और दूसरा जो है ये कीटोन ग्रुप आ गया। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये कीटोन ग्रुप है आपका। तो CO ग्रुप कीटोन होता है और CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। यहां पर क्या था, OH ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है या इनोलिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको। और यहां पर क्या है, ये O था, दोनों तरफ बॉन्डिंग चल रही थी, इसको हम ईथर ग्रुप कहते हैं। यहां पे क्या था, ये कीटोन हो गया है, यानी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका नाम एसीटोन है, याद रखना इसका, एसीटोन। इसका मतलब इनकी भी अलग हो गई, तो संरचनाएं इसकी अलग हो गई, इसका रासायनिक गुण अलग होता है, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है यानी एसीटोन हो गया। कीटोन की जो प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुण वगैरह, ये सारे भिन्न भिन्न होते हैं, यानी यौगिक ही पूरा का पूरा बदल गया आपका। तो ये समावयवी कहलाते हैं दोनों यौगिक और ये समावयता कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। मैं 2-4 कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलना चालू करेंगे समावयता के प्रकार की तरफ।
समावेता जो संरचनात्मक है वो वास्तव में कितने प्रकार की होती है ये भी जान लेते हैं जरा। इसका भी जानना बहुत जरूरी है कि समावेता हम पढ़ रहे थे पहले। संरचनात्मक समावेता यानी समावेता दो हिस्सों में बटी थी, एक थी संरचनात्मक और दूसरी थी त्रिविम समावेता। अब संरचनात्मक समावेता के भी पार्ट्स देखते हैं, ये कितने हिस्सों में बटी हुई है। चलो देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। अब ले रहे हैं हम लोग संरचनात्मक समावेता के प्रकार। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या संरचनात्मक समावेता के प्रकार हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता, इसको हम इंग्लिश में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। चेन आइसोमेरिज्म। चलिए दूसरे नंबर पे आती है स्थान समावेता। दूसरे नंबर पे स्थान समावेता आती है, तो यहां लिख दीजिए स्थान समावेता। इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नंबर 2 पे है स्थान समावेता, इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावेता। नंबर 3 पे लेते हैं क्रियात्मक समावेता। यह है क्रियात्मक समावेता, इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समावेता। पहले नंबर पे श्रृंखला समावेता या चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ रही है स्थान समावेता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आ रही है क्रियात्मक समावेता या इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। चौथे नंबर पे देखिए क्या आती है। नंबर 4 पे आती है मध्यावैता। क्या है ये? मध्यावयवता। इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं इंग्लिश में, मेटामेरिज्म। नंबर 5 पे आती है चलावैता। चलावैता मतलब टाटोमेरिज्म है ये। और नंबर 6 एक और लेते हैं, ये है चक्रीय समावेता। या इसको हम साइक्लिक बोलेंगे, साइक्लिक आइसोमेरिज्म। ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की चल रही है आपकी। तो ये 6 के 6 प्रकार आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। सबसे पहले नंबर पे आती है श्रृंखला समावेता, जिसको हम चेन समावेता कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्थान समावेता, जिसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नंबर 3 पे है क्रियात्मक समावेता। ये क्रियात्मक समावेता, इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे ही नंबर 4 पे है मध्यावैता या इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे ही 5वें नंबर पे आती है चलावैता, इसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। और नंबर 6 पे है चक्रीय समावेता या साइक्लिक आइसोमेरिज्म है। तो इस तरह से आपको संरचनात्मक समावेता यानी ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसका सही नाम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावेता इसके प्रकार हैं आपको। अब इन प्रकारों के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे इसमें क्या है इनके उदाहरण और कैसे इसको यूज करना है। हम पहले नंबर को लेकर चल रहे हैं श्रृंखला समावेता यानी चेन आइसोमेरिज्म।
चलिए इसमें क्या होता है, ऐसी संरचनात्मक समावयवता जिसमें यौगिकों के अणु सूत्र समान किंतु उनकी संरचनाओं में केवल श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, केवल चेन ही चेंज होगी, बाकी कोई चीज नहीं चेंज होगी। तो चलो देखते हैं कैसे चेन चेंज हो रही है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले C4H10 का ले रहा हूं, जो कि ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आ चुका आपका, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र है वो ऐसा बनेगा आपको, CH3 CH2 फिर वंस अगेन CH2 और यहाँ पे CH3। ये क्या हो गया आपका, ब्यूटेन। तो यहाँ पे मैं ब्यूटेन लिख दे रहा हूँ, लेकिन कौन सा ब्यूटेन है बच्चों, नॉर्मल चेन है इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे इसको, N ब्यूटेन लिखेंगे इसको। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गई है। इसके बाद CH3 CH, एक CH3 हमने ऊपर लगा दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया, यानी एक इसमें साइड चेन आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। केवल श्रृंखला चेंज हुई है, पहले सिंपल श्रृंखला थी, नॉर्मल थी, और बाद में एक साइड चेन आ गई है, इसलिए श्रृंखला इसकी केवल चेंज हुई है, इसलिए इसको हम श्रृंखला समावयवता की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है C5H12 का है। ये पेंटेन है, ये पेंटेन है। पेंटेन को भी जरा देख लेते हैं क्या क्या है संरचनाएं बन जाती हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल चेन लेंगे, CH3 CH2, यहां पर भी CH2 CH2, गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक ये पांचवा आ गया CH3। चूंकि चेन इसकी नॉर्मल है इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे इसको, नॉर्मल पेंटेन। ये आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेन इसकी बदल देते हैं। CH3 है, CH है, ऊपर एक CH3 ले रहा हूं, यहां CH2 कर दे रहा हूं, 1 2 3 और एक 4, पांचवा बचा हुआ रह गया, तो CH3 करके इसको भी जोड़ ले दीजिए। एक साइड चेन आ गई, लेकिन 5 के 5 कार्बन एटम है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आइसोपेंटेन पढ़ेंगे। तो ये नाम हो जाएगा इसका आइसोपेंटेन। लेकिन हम इसकी और भी चेन बना सकते हैं, चेन चेंज कर सकते हैं। दोनों तरफ चेन लगा दी हमने इसकी, ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ चेन लग गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये जो है आपका क्या बनेगा, ये दोनों तरफ चेन आ गई इसमें, तो ये नियो पेंटेन बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बना करके आप लोग देख लेंगे किस किस के, C6H14 और C7H16, यानी ये जो है हेक्सेन बनेगा और ये जो है हेप्टेन है। इनके एग्जाम्पल आप लोग बना के अपने आप देख सकते हैं और आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्थान समावयवता आपको समझ में आ नहीं, क्या नाम है इसका, चेन आइसोमेरिक, यानी कि श्रृंखला समावयवता समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दूसरे नंबर पे जो कि स्थान समावयवता है उसको बताने का प्रयास करता हूं। अगला आ रहा है, नंबर आ रहा है हमारा स्थान समावयवता, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये है हमारी स्थान समावयवता। देखते हैं स्थान समावयवता में क्या होता है। बेसिकली इसमें जो वो ऐसी संरचनात्मक समावयवता जिसमें क्रियात्मक समूह के स्थान बदले होते हैं, केवल क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में कौन कौन से आते हैं, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं क्रियात्मक समूह में। ये क्रियात्मक समूह ये कौन कौन सा होता है, एक तो एल्काइल ग्रुप हो गया, R हो गया, दूसरा है OH ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, ये ईथर ग्रुप हो गया आपका। और देखते हैं इस तरह से कितने कितने हो जाएंगे, NH2 ग्रुप हो गया, एमिनो ग्रुप, ये है कीटोन ग्रुप है आपका। इस तरह से करके कई सारे ग्रुप होते हैं, इन्हीं सब ग्रुपों को चेंज करना होता है। मतलब ये क्रियात्मक समूह में आते हैं। इन्हीं क्रियात्मक समूह की स्थिति अगर बदलती है तो यह हमारी स्थान समावयवता
कहलाती हैं। देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपको CH3, CH2, फिर CH2 और OH। ये जो है वास्तव में क्या है, इसका अणु सूत्र देख लीजिए। C के 1 2 3 हैं तो C3 हो गया। H के देखो 3 और 4 7 हो गए और एक 8, यानी H 8 है और एक ऑक्सीजन है। तो ये वास्तव में क्या हुआ, एल्कोहल है आपका, और एल्कोहल में ये नॉर्मल एल्कोहल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल एल्कोहल। या इसकी पोजीशन की बात कर लीजिए तो पहले नंबर पे पोजीशन लगी हुई है इसकी, तो ये 1 2 3 प्रोपेनॉल 1 कहलाएगा। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1ऑल कह दीजिए इसको, प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। अब दूसरा एक और आता है इसमें CH3, OH की पोजीशन चेंज हो रही है केवल, यहां पे आ गया OH, यहां CH है और ये CH हो गया। यहां पे क्या था, पहले नंबर पे था 1 2 3 कर दिया गया था। यहां पर चाहे इधर से 1 2 3 कर दीजिए, चाहे इधर से कर दीजिए, दोनों तरफ से एक ही है। तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया, ये OL ग्रुप आ गया। इस OL ग्रुप की यानी OH ग्रुप की वजह से ये एल्कोहल तो है ही है, लेकिन प्रोपेनॉल 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 2 लिखेंगे। बच्चों इस OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी के भी नाम से जानते हैं। इस OH को हम ऑल लिखते हैं या क्या लिखते हैं, इसको शुरू में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए हाइड्रोक्सी के नाम में इसका क्या नाम लिखा जाएगा, मैं यहां और करके दिखा रहा हूं। ये 1 पोजीशन पे है तो 1 हाइड्रोक्सी लिखेंगे इसको, 1 हाइड्रोक्सी। और ये क्या चीज है, 3 कार्बन एटम है, तो इसलिए इसको हम प्रोपेन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन। ऐसे ही यहां पे ध्यान से देखो, ये दूसरे नंबर पे है OH ग्रुप, तो 2 नंबर पे हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ऐसा हम ब्यूटेन वाले में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं जरा, ब्यूटेन के अंदर भी चल के देखते हैं क्या है पोजीशन। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। C4 ले रहा हूं और H9 हो जाएगा और यहां पे एक Cl ले रहा हूं। देखिए क्या होगा इसमें, पोजीशन चेंज करके दिखाऊंगा मैं। CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, एक और CH2 है, तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। Cl मैंने यहां पे लगा दिया है। और कर देते हैं इसको अलग से, CH3 है, CH2 है और CH यहां पे कर दे रहा हूं, और यहां पे CH3 करके Cl यहां लगा दे रहा हूं आपको। तो यहां पर भी देखिए इस क्लोरीन की स्थिति बदली हुई है। क्लोराइड समूह है, क्लोराइड समूह की क्या है, पोजीशन चेंज है, यानी स्थान चेंज है, इसलिए स्थान समवायता में आता है। तो पहले हम पहले वाले का नाम लिख करके दिखाते हैं, काउंटिंग यहीं से हो जाएगा। ये 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 और 4, यहां पे आएगा 1 क्लोरो, इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो, और 4 हैं तो ब्यूटेन कहेंगे इसको। यहां पर क्या है देखो, दूसरे नंबर पे आया है क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरो हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो, और साथ में क्या है, ब्यूटेन है ये। तो कितना हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन आ जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी एग्जाम्पल आपको। सबसे बढ़िया उदाहरण जो होता है वो बेंजीन का होता है। बेंजीन में कैसे दिया जाता है जरा देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको बना करके। ये आपकी बेंजीन है रिंग, इस बेंजीन रिंग में 2 क्लोरीन पास पास लिख देते हैं, ये दोनों क्लोरीन पास पास लिख दी गई। इसके बाद दूसरे में क्या करते हैं, ये क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर देते हैं हम। ये क्लोरीन एक ऊपर है, एक क्लोरीन यहां आ गई, और तीसरे में आकर के यहां पे क्या करते हैं, यहां पर भी जो है आमने सामने कर देते हैं इसको। एक Cl यहां पर है और एक Cl यहां पे, ये क्लोरीन के एटम लगाए हैं मैंने। पहले ये क्लोरीन दोनों पास पास है, फिर एक छोड़ करके है पोजीशन, और यहां पर जो है 2 पोजीशन छोड़ करके आमने सामने हो गई है। अब इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, ये कंपाउंड भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अणु सूत्र इनका समान है। क्या हो जाएगा अणु सूत्र, बेंजीन में C6H6 होता है, तो C6H4Cl2 है, ये अणु सूत्र इसका सेम रहेगा। नाम देखते हैं इनका क्या है। जब 2 पास पास अणु होते हैं,
बेंजीन के अंदर लगे हुए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ओ से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा, ओ के ऊपर ऐसे डैश कर देंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो पढ़ेंगे इसको, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें ओ को हम जानते हैं ऑर्थो से, ध्यान रखना बच्चों, ये ऑर्थो के नाम से इसको जानते हैं, ऑर्थो पोजीशन होती है। एक छोड़ करके जो दिखाई दे रहा है इसको हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, और इसको क्या पढ़ेंगे, मेटा ऊपर लगा देंगे डैश करके, डाइक्लोरो बेंजीन। और ये जो आमने सामने आ गए इसको हम पैरा पढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ये क्या हो जाएगा। देखो इसको M जो दिया गया है, इस M का भी नाम समझ लेना अच्छी तरह से, ये M जो लिखा जाता है इसको हम मेटा पढ़ते हैं, मेटा पोजीशन होती है। और यहाँ पे P के ऊपर जो डैश दिया हुआ है ये पैरा के नाम से जाना जाता है, ये पैरा। तो मेटा और पैरा, और इधर क्या है, ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गई, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गई, और ये जो हुई ये क्या हुई, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेरे ख्याल समझ में आ चुका होगा। मेरे ख्याल से पोजीशन आइसोमेरिज्म के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, केवल आपको उस पूरे कंपाउंड में क्रियात्मक समूह जो है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। देखो यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह है Cl, पहले दोनों पास पास था, बाद में क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया है, और यहाँ बिल्कुल आमने सामने टक्कर पे आ चुका है। तो ये तीनों अब जगह पे क्या हुआ, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ पोजीशन की वजह से यानी स्थान की वजह से इसको हम स्थान समावेयता कहते हैं। तो उदाहरण शायद समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले आइसोमेरिज्म की तरफ पढ़ते हैं, जो संरचनात्मक में तीसरे नंबर पे थी, उसको लेना चालू करता हूं मैं। अगला नंबर आ रहा है क्रियात्मक समावेयता, ये लिखा हुआ क्रियात्मक समावेयता, इसको क्या कहते हैं हम, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी क्या है ये, क्रियात्मक समावेयता, ऐसी संरचनात्मक समावेयता जिसमें यौगिकों के अणु सूत्र समान किंतु उनकी संरचनाओं में क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है। क्रियात्मक समूह इसमें बदल जाया करता है, जैसे ईथर है तो एल्कोहलिक में हो जाएगा, कीटोन है तो एल्डिहाइड में हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ करता है। चलो देखते हैं इसमें कैसे इसको नोट करते हैं। क्रियात्मक समूह इसमें बदल जाता है, ध्यान रखना है। तो पहले मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH2 और OH। देखो अणुसूत्र में इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र जो है इसका कार्बन के 2 हैं, तो यहाँ पे C2 लिख दीजिए, H के कितने हैं 3 और 3 6 हो गए, और एक O है। तो ये क्या चीज है हमारा, ये इसमें अणुसूत्र आ गया। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचनाएं इसकी हम डिफर कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, CH3 फिर O हो जाएगा और यहाँ पे CH3, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है। OH आता है तो इसको हम एल्कोहलिक जानते हैं। ध्यान रखना बच्चों, OH ग्रुप जो है वो एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक ग्रुप है ये। इसको हम इनोलिक ग्रुप भी पढ़ते हैं, इनोलिक ग्रुप। और ये जो O दिखाई दे रहा है ये ईथर ग्रुप है। इस तरह से जो भी ग्रुप आएंगे, ये आपका CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, और CO ग्रुप होता है, कीटोन होता है ये। इस तरह से ये ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह होते हैं, और इन्हीं क्रियात्मक समूह के बदलने पर हमारी समावेयता बदल जाती है। चलो देखते हैं ये कौन सी है, क्रियात्मक समावेयता है। तो ये मैंने पहला उदाहरण दिया, ये अल्कोहल का है, नाम इसका है इथाइल अल्कोहल। हालांकि पहले भी बता चुका हूं मैं, ये इथाइल अल्कोहल है, और इधर क्या है ये डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। देखो ये 2 मिथाइल ग्रुप है और ये ईथर है, तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है इसलिए इसको इथाइल बोला गया, और ये एल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए अल्कोहल बोला गया, डाई मिथाइल अल्कोहल। इसका आईपीएसी नेम भी आप दे सकते हो, आईपीएसी नेम अगर नहीं याद आता है तो आईपीएसी नेम दे दीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए इसका सामान्य नाम ही आप इसको दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा हम अगले यौगिक की तरफ। तो अगला यौगिक है इसमें
ये लेते हैं हम CH3 और CH2 और CHO। तो वास्तव में इसका अणु सूत्र क्या हो गया, 1 2 3 है, कार्बन के 3 हैं, H के देखो 2 और 3 5 और एक 6 हैं, और एक O और आ गया है। तो देखो लगभग लगभग सेम जैसा ही दिख रहा है, बस एक कार्बन बढ़ गया है आपका। तो इसमें देखिए ये ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है आपका। इधर पीछे लिख करके यहाँ दिया हुआ है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसी को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, कीटोन ग्रुप में आ जाएगा। CH3 हो जाएगा, CO हो जाएगा और फिर CH3 आ जाएगा, यानी कि ये कीटोन बन जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये ग्रुप कौन सा, क्रियात्मक समूह बदल जा रहा है, इसी के नाम से ये जाना जाता है क्रियात्मक समावैधता। तो इसका नाम देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो 3 को प्रोपेन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड। और ये क्या है, एसीटोन है, तो इसका नाम एसीटोन लिख देंगे आप। कीटोन का फर्स्ट मेंबर है बच्चों, ध्यान रखना, कीटोन ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो क्रियात्मक समूह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, और किस में बदल गया, ईथर में बदल गया है। यहां पर देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, किस में बदला, ये कीटोन में बदल गया है। यानी क्रियात्मक समूह जहां बदल जाते हैं उनको हम कहते हैं क्रियात्मक समावैधता। तो ये समावैधता भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये, इसके और उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, एक आधा उदाहरण और अगर दे सकते हैं तो दे लेना आप लोग। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना करूंगा क्रियात्मक समावैधता के बाद दूसरी कौन सी समावैधता थी आप लोग बताएंगे, मैं आप उस समावैधता को लिखने का प्रयास करता हूं। अगली है हमारे पास मध्यावैधता। संरचनात्मक समावैधता का अगला भाग है मध्यावैधता, इसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेरिज्म। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। ये ऐसी संरचनात्मक समावैधता है जिसमें केवल एल्काइल ग्रुप बदलता है, क्रियात्मक समूह नहीं बदलता है। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप बदलता है, और क्रियात्मक समूह नहीं बदलता है। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। ये नहीं बदलता, ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह नहीं बदलेगा। और जबकि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में जो आते हैं वास्तव में CH3 होता है और C2H5 होता है, CH3 ऐसा कुछ होता है, C3H7, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। क्रियात्मक समूह में कौन सा आ जाता है, OH आ जाता है, CHO आ जाता है और O आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे CO ग्रुप आ जाता है। ये सारे क्रियात्मक होते हैं, ये नहीं चेंज होंगे उसके, लेकिन ये वाले जो हैं ये चेंज होंगे आपके, तो उसको हम कहते हैं मध्यावैधता। एक एग्जांपल देख करके हम समझ लेते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहले मैं दूंगा, ये ध्यान रखना, इसमें मोस्टली ये ईथर में या एस्टर में, इन्हीं दो जगहों पे ये समावैधता लागू होती है। चलो देखते हैं कैसे। तो ये है आपका CH3, फिर CH3 है, और इसके बाद यहाँ O हो गया, फिर CH2 है, और ये CH3 हो गया। ये वास्तव में जो है डाई इथाइल ग्रुप है, इसमें डाई इथाइल ईथर हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हो गया है ये। अब ईथर की तरफ जब चलेंगे हम लोग तो ये इसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3O हो जाएगा, और बाकी कितने हो गए, इसके अंदर 4 कार्बन एटम में 1 आ गया है तो 3 बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, CH2 और CH3। अब ये क्या हो गया, इधर प्रोपाइल ग्रुप हो गया ये, और इधर मिथाइल ग्रुप हो गया, तो ये प्रोपाइल मिथाइल ईथर कहलाएगा। ये हो गया प्रोपाइल और मिथाइल ईथर।
देखो बच्चों, ये ईथर का जो समूह, ये वाला ग्रुप नहीं बदल रहा है, दोनों जगह ईथर ये दिया हुआ, ईथर का ईथर ही रह गया, लेकिन एल्काइल ग्रुप यहाँ पे दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। इधर भी है C2H5, इधर भी C2H5 है, यहाँ CH2 कर दीजिए बच्चों। यहाँ भी तो इथाइल ग्रुप, यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप थे, समान थे ये, और इधर एक तरफ CH3 हो गया, एक तरफ यानी कि मिथाइल, उधर प्रोपाइल ग्रुप हो गया, असमान ग्रुप हो गई है। तो ये वाली समावयता यानी कि एल्काइल समूह इसमें बदल गया है, लेकिन क्रियात्मक समूह नहीं बदला है। ऐसी समावयता को हम क्या कहते हैं? मध्यवयता कहते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूं इसको जानने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कीटोन में लेना चालू करता हूं मैं। तो CH3 है, CH2 है, और यहां पे CO है, फिर यहां पे CH2 कर दिया गया, और यहां CH3 कर दिया गया। तो ये क्या है? इधर से इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, जिसको हम डाई इथाइल कीटोन बोलेंगे। सो डाई इथाइल कीटोन। और इधर क्या बोलेंगे? इधर हम ले रहे हैं CH3 CO, और इधर CH2 CH2 और CH3 हो गया। ये इसका हो जाएगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। ध्यान रखना बच्चों, एक में दो दो समावयताएं हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं दो दो समावयताएं। तो मैं इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कीटोन ग्रुप नहीं चेंज हुआ, देखो ध्यान से, ये वाला ग्रुप कीटोन है, ये कीटोन, यहाँ कीटोन का कीटोन ही बचा हुआ, ये नहीं चेंज हो रहा है। क्या चेंज हुआ? केवल एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ समान थे, यहाँ पे दोनों तरफ असमान हो गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं और देने का प्रयास करता हूं, संभवतः उसमें और समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा था एस्टर का देते हैं हम, तो चलो एस्टर में चलते हैं। CH3 है, COOC2H5 है, इसको हम इथाइल यहां से पढ़ेंगे और ये एसीटेट हो जाएगा, इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। यहां पे इथाइल ग्रुप है, ध्यान देना बच्चों, इधर CH3 दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां से एक CH3 निकाल के इधर दे देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH2 आ जाएगा, और COOCH3 आ जाएगा। यहां देखो ध्यान से, ये एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, ये वाला, ये वाले चेंज हो गए हैं, और ये बीच में जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ये एस्टर ग्रुप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एस्टर ग्रुप जो का तुम बचा हुआ है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्रियात्मक समूह इसमें कभी भी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? केवल एल्काइल समूह ही अपने बदल सकता है, वो और कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? यहाँ मिथाइल आ गया, तो मिथाइल को पहले लिखेंगे हम, मिथाइल, और ये 2 हो गया, 3, तो मिथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा, ये प्रोपेनोएट। इसका भी दूसरा नाम हम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम? इथाइल एथेनोएट भी देंगे इसका नाम हम, इथाइल एथेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से स्थान समावयता आप लोगों को ये कौन सी थी हमारी? मध्यवयता। मध्यवयता आसानी से समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूं कि ये आगे की भी समावयता आप लोगों को समझ में आएगी। एग्जाम्पल सहित समझाने का प्रयास करूंगा मैं। अगला हम ले रहे हैं चलावयता। तो देखिए चलावयता में क्या होता है, इसको हम क्या जानते हैं? टाटोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं इसको, टाटोमेरिज्म, चलावयता। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी स्थिति बदलकर क्रियात्मक समूह को बदल देता है। ध्यान रखना, क्या होता है? हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु चेंज करता है और क्रियात्मक समूह को बदल देता है, और दोनों के दोनों यौगिक क्या होते हैं? साम्यावस्था स्थापित कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म या चलावयता, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु चल करके गया है, इसलिए उसको कहते हैं चलावयता। चलो इसका एग्जाम्पल देख देते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट है,
ये है, इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटो एसीटेट। ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बच्चों आप लोगों को, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब जरा इसको बनाने का मैं प्रयास करता हूं, क्या हुआ था इसके अंदर। ये है CH3, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इधर CO है ये O और C2H5 है, बीच में CH2 भी होना चाहिए था, यहां पे CH2 ले लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ एटम गड़बड़ हो गया था, CH3 CO CH2 होता है यहाँ पे, और ये C C2H5 होता है। इथाइल ये वाला है, ये एसीटो है और ये एसीटेट है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे है। इथाइल एसीटो एसीटेट ऐसे पढ़ेंगे। ये इथाइल ग्रुप हुआ, ये वाला तो यहाँ लिखा हुआ है इथाइल, और ये एसीटो है वो यहाँ लिखा हुआ है, और एसीटेट ये पूरा बन जाएगा तो एसीटेट यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें से केवल एक हाइड्रोजन पोजीशन कैसे चेंज करता है। CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH2 है, यहाँ पे फिर C डबल O C2H5। देखिए मैंने बताया था ये दोनों समावयता स्थापित कर लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन पोजीशन, इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाता है। तो क्या करता है ये करता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH और बॉन्ड नीचे उतर जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों इसको, ये H जैसे यहाँ पहुंचेगा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CH हो गया और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, C डबल O C2H5। इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं। क्या नाम है इसका? कीटो फॉर्म। कीटोन की फॉर्म है इसलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। यह है इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म इसको बोलते हैं। इनोलिक फॉर्म यानी कि अल्कोहल वाली फॉर्म है, इसलिए इसको हम इनोलिक फॉर्म बोलते हैं। नाम दोनों के वही हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। नाम इसके चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल फॉर्म चेंज होती है। और मैंने बताया ये दोनों यौगिक साम्यावस्था स्थापित कर लेते हैं, मतलब ये भी रहता है कंपाउंड और ये भी कंपाउंड रहता है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। एक में क्या है हमारे पास? कीटो ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, इसको हम कीटो ग्रुप कहते हैं। ये कीटो लिखा है मैंने यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पे OH आ गया है इसलिए इसको हम इनोलिक फॉर्म बोलते हैं। इनोलिक ग्रुप होने की वजह से इनोलिक फॉर्म बोलते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा पड़ता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे क्या हुआ है, तो फिर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। वो है हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें ये जो है पोजीशन अपनी चेंज करता है और ये दोनों यौगिक जो बनते हैं वो ऐसा कुछ बन जाता है, HC, यहाँ N आता है और ये ऐसी बॉन्डिंग बना लेता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखना इसमें भी ये केवल हाइड्रोजन ही अपनी पोजीशन चेंज करके गया है। बच्चों को समझ में नहीं आता, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये देखना बहुत जरूरी है कैसे चेंज करके गया। ये कार्बन यहां दिखाई दे रहा है आपको, नाइट्रोजन अपनी जगह ही है, हाइड्रोजन इधर आ चुका है। जब ये ऐसा करता है तो बॉन्डिंगें यहां से चेंज होनी चालू हो जाती, ये इसको डोनेट कर देता है और ये 2 बॉन्ड और रहते हैं। यही वाला मॉलिक्यूल वहां लिखा हुआ है मैंने, तो इस वाली चीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे कैसे चेंज हो रहा है। ये सिंपल साइनाइड ग्रुप है और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये कैसा समूह बन रहा है और इसको किस तरह से इसको तैयार करना है। तो ये आपकी थी चलावयता, या इसको कहते हैं हम टाटोमेरिज्म। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा टाटोमेरिज्म। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आसानी से आप लोगों को याद रह सकते हैं। अब एक और समावयता बची है, उसका अगर नाम बता सकते हैं तो बताने का प्रयास करिए जब तक मैं। चक्रीय समावयता, इसको कहते हैं हम साइक्लिक आइसोमेरिज्म। साइक्लिक आइसोमेरिज्म
चलिए देखते हैं साइक्लिक आइसोमरेज में क्या होता है। ये मोस्टली जो है एल्कीन में होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, किस में होती है अधिकतर, ये एल्कीन में होगा। तो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे इसको। एल्कीन कैसे और प्रोपेन से होते हैं, कम से कम 3 कार्बन एटम्स के अंदर होने चाहिए। तो चलो देखता हूं, बना के दिखाता हूं मैं। CH2 है यहाँ पे और डबल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड CH3 है। ये वास्तव में प्रोपीन है, इसका नाम प्रोपीन है। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। प्रोपीन का जो अणु सूत्र है ध्यान से देखिए तो C3 है और H का 6 होगा पक्का। ये C के 3 हो गए और H के कितने, ये 3 और 1 4 और 2 6 हो गए, C3H6 है। लेकिन अब इसका अगर हम लेते हैं तो ये साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। कैसे बना रहा है देखो, यहां दिखा दे रहा हूं मैं। CH2 हो जाएगा, यहां CH2 हो जाएगा ये, और ये बॉन्डिंग यहां जुड़ गई है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अणु सूत्र समान है इसका, अणु सूत्र नहीं बदला है, लेकिन कंपाउंड अलग अलग हो गए हैं, इनकी संरचनाएं चेंज हो चुकी हैं, इसलिए संरचनात्मक समवायता में आ रहा है। और चक्रीय समवायता में क्यों है? क्योंकि ये सिंपल ओपन चेन है और ये क्लोज चेन हो गई, यानी चक्रीय समूह बना ले रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको डाला गया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, ले रहा हूं C4H8 में। मतलब ध्यान रखना बच्चों, ये एल्कीन में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो मैं बना के दिखाना चाहूंगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका CH3, फिर CH2, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2 आ गया। इसका नाम है ब्यूटीन। यहां ध्यान का प्रोपीन और 1 लिख सकते हो, यहां पे पोजीशन बताना मत भूलें इसके। ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन में पोजीशन मैंने 1 ले लिया, ये कहीं भी पोजीशन पे लगा सकते हो, इससे फिर चक्रीय बनाना है आपको। तो ये बन जाएगा आपका, देखो क्या बनेगा, CH2, फिर यहाँ CH2 और यहाँ CH2 हो गया और ये एक और बॉन्ड आ गया। तो ये क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया, यानी कि एक रिंग के रूप में आ गया हमारा। तो इसको हम रिंग समवायता भी बोलते हैं, साइक्लिक की जगह हम रिंग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना, साइक्लिक की जगह हम क्या कर सकते हैं, रिंग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, रिंग आइसोमेरिज्म, इसको रिंग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं पेंटेन की फॉर्म में। चलिए देखते हैं C5H, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। इस केस में देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो ये हो गया CH3, CH2, CH2 है 1 2 3 और ये CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, यानी क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 है, पेंटेन हो गया और 1 पोजीशन पे इन लगा हुआ, तो पेंटीन 1 पढ़ेंगे इसको, पेंटीन 1 पढ़ेंगे इसको। अब इसका साइक्लिक बनेगा तो साइक्लिक 5 वाला बनेगा। तो कैसे बनता है देखो, CH2 हो जाएगा, इधर CH2 यहाँ हो जाएगा, एक CH2 यहाँ हो जाएगा और फर्दर CH2 यहाँ पे रहेगा और एक CH2 यहाँ दिखाई दे रहा है और ये ऐसा आ जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लोपेंटेन पढ़ेंगे। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्योंकि पूरी साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम एन की श्रेणी में रखते हैं, यानी एल्केन की श्रेणी में रखते हैं। तो चलते हैं आगे, एक और बचा हुआ है एग्जांपल, वो भी दे देता हूं, हेक्सेन वाला, उसको भी देख लेते हैं कैसे है। चलिए इसमें देखते हैं, हेप्टीन लेंगे, यानी C6 आ जाएगा और H कितना हो जाएगा, H का भी आपका 12 हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें, ये है आपका CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2, गिन लीजिए 1 2 3 और 4 हो गया है और ये 5वां नंबर है और ये 6ठा नंबर आ गया। इसकी बैलेंसी आप पूरी देख सकते हैं, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन यहीं से होगी फिलहाल। 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो पेंटीन नहीं है, हेक्सीन हो जाएगा। नाम इसका क्या हो जाएगा, हेक्सीन, और पोजीशन तो एक ही पर है। पोजीशन आप कहीं भी लगा सकते हैं इसमें, यहां पर चाहे तो भी, इधर चाहे तो भी, यहां पर चाहे तो भी, किसी एक जगह पे आप लगा सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका CH2 हो गया, इधर जाएंगे तो भी CH2 आ जाएगा, इस तरफ करेंगे तो भी CH2 होगा और यहां पे लेंगे तो भी CH2,
यहाँ पर तो भी CH2 है और नीचे भी आपको ये CH2 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा 6 के 6 दिखाई दे रहे हैं और साइक्लिक फॉर्म में आ गया है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। तो ये आपकी क्या थी, रिंग आइसोमेरिज्म कह दीजिए या चक्रीय समावयता कह दीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका नाम दूसरा भी मैंने बताया, रिंग आइसोमेरिज्म, या इसको साइक्लिक तो कहते ही हैं, साइक्लिक भी लिख सकते हो आप, साइक्लिक आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों ही मतलब नाम इसमें आते हैं, बार बार दोनों ही नाम से पूछ लिया जाता है, या हिंदी में आपका चक्रीय नाम देंगे, चक्रीय समावयता क्या होता है। तो बच्चों ये संरचनात्मक समावयता के पूरे पार्ट्स आपके समाप्त होते हैं। अब मैं शुरू करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ये, इसके बारे में बताना चालू करूंगा। अब चल रहे हैं त्रिविम समावयता के प्रकार। ये त्रिविम समावयता मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है, देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ये है त्रिविम समावयता के प्रकार। तो पहला आता है हमारे पास ज्यामितीय समावयता। और इधर आती है प्रकाशिक समावयता। प्रकाशिक समावयता, तो देखते हैं जरा इसमें कैसे होगा। तो ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिक समावयता दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम जानते हैं जरा कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैं एक एक करके लेना चालू करूंगा। तो ज्यामितीय समावयता को लेते हैं पहले हम। इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयता नहीं, ये है ज्यामितीय समावयता। इसमें क्या है, किसमें यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भी लगभग समान होंगे, लेकिन इनकी ज्यामिति में अंतर पाया जाता है। तो कैसे ज्यामिति इसके अंदर पाई जाती है, देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। जैसे ये H है, C है और COOH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C है, यहाँ H है और COOH है। यहाँ देखो इसकी ज्यामिति चेंज करके दिखा रहा हूँ मैं। ज्यामिति जो चेंज होगी वो HOOC हो जाएगा, C और H आ जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, यहाँ H और COOH हो जाएगा। इसका नाम जो है आपका मैलेइक एसिड है। और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। इसको हम सिस फॉर्म, क्योंकि सब चीजें एक तरफ पड़ रही, इसको सिस फॉर्म कहते हैं हम, और इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसको आप कर सकते हो आसानी से। इसके बाद जो और हैं, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल ये एक ही उदाहरण आपको याद करिए। और इसके बाद आता है प्रकाशिक समावयता, उसको भी देख लेते हैं जरा क्या है। ये क्या है समावयता, ये वो समावयता है जिसमें कि रासायनिक सूत्र समान, इसका आणविक सूत्र समान, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार इसका भिन्न भिन्न होता है। तो चलो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारा सबसे ज्यादा बढ़िया है, टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड, देखिए टार्टरिक एसिड में क्या होता है, CHOH है, यहाँ पे COOH है, और यहाँ पर भी CHOH है, और यहाँ COOH है। ये है टार्टरिक एसिड का सूत्र। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ H हो गया, C हो गया, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ COOH हो गया और यहाँ पे C और यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है आपका और यहाँ पे COOH हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करिए कि यहाँ पर H कर दीजिए और इधर OH कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। OH यहाँ ले आइए। चलिए ये ठीक हो गया आपका। तो ये H से OH की ओर घुमाता है। तो देखो ये H से OH की ओर घुमा रहा है तो कौन सी वाइस होगी? क्लॉक वाइस हो गया। इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए इसको हम डी टार्ट्रिक एसिड पढ़ते हैं। और यहां क्या हो जाएगा? इसी को पलट करके लिख दीजिए तो HOC, यहाँ H आ जाएगा, ऊपर COOH हो जाएगा और यहाँ C इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, H से OH की तरफ घुमाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? एल टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पे L लिखेंगे और टार्ट्रिक एसिड। ये है लीवो टार्ट्रिक एसिड, यानी कि लीवो रोटेटरी बोलते हैं इसको। यानी कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस तरफ। इसके बाद जो दोनों ओर घुमा रहे होते हैं उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो फिलहाल मैं आज के वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको एक एक मिल गए हैं, बहुत सारे हैं। आप लोग इतने का प्रयास करिए, आप लोग करने का करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।